आज अल्फा यूके की टीम जो है जोन्स स्टेट पहुंची हुई है। बटरफ्लाई शोध संस्थान के निदेशक पीटर स्मेटाचेक साथ में हैं। सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये आपके जंगल जो इंस्टीट्यूट से लगा हुआ है, ये निजी भूमि में जंगल है, इसके पीछे क्या सोच है? ये एक फॉरेस्ट एस्टेट था। तो जब 1951 में जब पिताजी यहाँ आए तो अम, पिताजी विदेश से थे, चेक रिपब्लिक से थे। तो वहाँ पे वो एक वन के परिवार से जुड़े हुए थे। हमारे जो दादाजी थे वो वन विभाग से जुड़े हुए थे। तो उनको चाहिए था कि यहाँ पे एक उअरवाल्ड हो। उअरवाल्ड एक जर्मन शब्द है जो URWALD। तो UR मतलब प्राचीन, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, और WALD मतलब जंगल। तो उअरवाल्ड मतलब ऐसा जंगल जहाँ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो जब वो यहाँ आए थे तो ये सारा चाय का बागान था, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने केवल ये कहा कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना कोई इंसान आएगा, ना कोई जानवर आएगा, ना कोई मवेशी आएगा। और ऐसे करके यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया। तो आज के दिन इतना घना जंगल हो गया 70 साल के प्रोटेक्शन में कि यहाँ पे दिन में आप देखेंगे कि ज़मीन पर धूप नहीं पहुँचती है। तो ये एक प्राचीन जंगल है इलाके का। अगर आप पूरे भीमताल की घाटी को देखेंगे, और न केवल भीमताल बट इस ऊंचाई में पूरे कुमाऊं को, तो ऐसे जंगल से ढका होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आपने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बीच अभी बात की, इन दोनों में क्या अंतर है? ऐसे है कि जो 400 साल पहले यूरोप में लकड़ी ख़त्म हो गई थी, सारे जंगल काट के जला दिए थे। तो फिर एक ज़रूरत पड़ी कि लकड़ी की पैदाइश कैसे हो। तो एक फॉरेस्ट संस्थान बनाया गया जिसका काम था लकड़ी का पैदा करना। तो उसको फॉरेस्ट सर्विस बुलाते थे। अब FORST जर्मन में, इंग्लिश में अनुवाद होके प्लांटेशन होता है। अच्छा। वो FOREST मतलब जंगल मतलब वाल्ड होता है। तो अपने आप उगा हुआ जगह, अपने आप उगा हुआ पौधों की कम्युनिटी, उसको फॉरेस्ट कहेंगे, वाल्ड। और अगर उसको उगाया गया है तो उसको फॉरेस्ट कहेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का स्थापना किया, डीट्रिक ब्रांडिस, वो जर्मन थे। तो उन्होंने जब यहाँ पे स्थापना किया फॉरेस्ट सर्विस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उन्होंने फॉरेस्ट के प्रैक्टिसेस यानी कि प्लांटेशन के प्रैक्टिसेस यहाँ पे इंडिया में लागू किए। और जो हमारा विषय है कॉलेजेस में फॉरेस्ट्री करके, वो वास्तव में जंगल से संबंधित नहीं है परंतु प्लांटेशन से संबंधित है। अब क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो गया फॉरेस्ट और फॉरेस्ट यानी कि जंगल और प्लांटेशन में, तो आज के दिन हमारे देश में जो वन मंत्रालय है, वन मंत्रालय में वन का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अभी तक जो है उनको ये समझ में नहीं आ पाया है कि जो वन है जिसको वो बचाने में लगे हुए हैं वो क्या चीज़ है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या समझते हैं कि फॉरेस्ट होना चाहिए या फॉरेस्ट होना चाहिए? दोनों चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि प्लांटेशन जो होता है वहाँ से हमें लकड़ी के मिलता है, इमारती लकड़ी, जंगल जलाने की लकड़ी, वो भी ज़रूरी है। और जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके कटने से या उसके साथ छेड़खानी करने से हमारे स्रोत सूखते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, जो स्रोतों के रूप में गांव को सप्लाई करती हैं, वो सूखने लगते हैं जब जंगल कटता है, फॉरेस्ट कटता है। अगर फॉरेस्ट को आपने प्लांटेशन से रिप्लेस कर दिया तो वो पानी वापस नहीं आएगा। धन्यवाद। थैंक यू। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं और देखिए आप कितना घना है कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही है। यह एक निजी भूमि में बना जंगल है। लगभग 5 एकड़ ज़मीन में यह स्वयं उगा जंगल कह पाएंगे है। इसके स्वामी पीटर स्मेटाचेक हमें यहीं मिल गए हैं। हमारा परिवार है, पूरा परिवार। इनका पूरा परिवार के द्वारा बनाया गया ये जंगल है। बनाया तो नहीं गया है, ये कहते हैं कि उगा हुआ जंगल है, रखा गया है। सर, ये जो नीचे पत्तियां हैं इसका क्या है महत्व? ऐसे है कि जो ये पत्ती होती है, ये इस साल की पत्तियां हैं, ये पिछले साल की पत्तियां हैं, और इसके नीचे और भी पहले
तो इससे मिट्टी बनती है। इसमें जो है केंचुए रहते हैं और केंचुए सूखे पत्ती खाते हैं, तो वो इसको अंदर ले जाते हैं खाने के लिए। तो ठोस नहीं है मिट्टी, तो जब बारिश पड़ती है तो वो मिट्टी के अंदर सूख लेता है और उससे जो है स्रोत का रिचार्ज होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर बारिश, अगर ये पत्ती नहीं होंगे तो ये ठोस हो जाएगा मिट्टी, पानी पड़ेगा, बह जाएगा, उसी समय जो है बाढ़ आ जाएगा नीचे और गर्मी में स्रोत सूखे मिलेंगे। सर ये झाड़ियाँ किस चीज़ की हैं? ये चाय है। ये 150 साल पहले यहाँ पे ये चाय का एस्टेट था, तो ये पौधे चीन से लाए गए और ये यहाँ उगाए गए। जो चाय बनती है वो ये इससे बनते है, इस टुक्की से। ये चाय की पत्ती है, तो इससे सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय बनता है। ये पूरे चाय है और ऊपर से इस जंगल को उगने दिया गया है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो है दिन दहाड़े 12 बजने वाले हैं और यहाँ पे ज़मीन पर धूप नहीं पहुँचती है। ऐसे करके उत्तराखंड के सारे जंगल होने चाहिए। जो हमने वन विभाग को सौंपे हैं जंगल देखभाल के लिए, वो सारे जंगल ऐसे होने चाहिए। सर अपने उत्तराखंड में जो ये मतलब बिना प्लांटेशन वाले फॉरेस्ट हैं, यह कितने होंगे? जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं और नेशनल पार्क हैं, तो वो जो है वो वास्तव में जंगल है जहाँ किसी ने छेड़खानी नहीं की है। और जो चीड़ के इलाके हैं, वहाँ आग और प्लांटेशन से वो ये वाला जंगल ख़त्म होके चीड़ का जंगल आ गया। चीड़ के जंगल में मिट्टी ठोस हो जाती है, कोई जीव नहीं रहता है, और जब बारिश पड़ती है तो वो सीधे नालों में, नदी नालों में चला जाता है। घंटों के अंदर वो नदी में पहुँच जाती है और निकल जाता है, और फिर वहाँ पे स्रोत सूख जाता है। तो आपका कहने का मतलब कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रूपांतरण तो हुआ ही है, उसके अर्थों में भी अंतर है। और उसका ज़मीन में बहुत तगड़ा नतीजा मिला है। जैसे और जो हमारे 16,000 गांव हैं उत्तराखंड में, उसमें से 1,050 खाली हो चुके हैं और लगभग 2 या 3 हज़ार और में 1 या 2 परिवार हैं। यानी कि हमारे गांव जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। आप ये सोचिए कि स्वतंत्रता के समय में जो नीलम वगैरह से लोग आते, व्यापारी लोग आते थे जो तिब्बत से व्यापार करते थे, जब वो हमारे गांव में आते थे तो उनको केवल नमक और कपास का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, ये 2 चीज़ ही हमारे गांव में चाहिए थे, बाकी सब गांव में पैदा होता था। आज के दिन ये स्थिति आ गई है कि कुछ गांव में पैदा नहीं हो रहा, उसको छोड़ के झुग्गी झोपड़ी में रहने के तैयार हैं लोग। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जंगल अभी आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये 5 एकड़ में उगा हुआ जंगल है। इसमें जो आज से 70 साल पहले जो इनके मालिक थे फेडरी, उन्होंने लोगों से कहा था कि इसको छेड़ो मत। तो आज यह इतना घना हो गया है कि सूरज की रोशनी भी यहाँ नहीं पहुँचती है। और जो वन से जुड़े लोग हैं वो बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड में इसी प्रकार के अगर जंगल हों तो पानी की कमी नहीं रहेगी और शायद गाँव से लोगों का पलायन भी रुकेगा। आप देखिए इसमें इतने घना जंगल आपने शायद नहीं देखा होगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल का जंगल हो सकता है। पाँच एकड़ के जंगल को जो यह उगा है, इसमें एक पैसे की धनराशि इसमें खर्च नहीं हुई है, स्वयं उगा जंगल है। इतना घना है कि दिन में भी यहाँ पर स्थानीय लोग बताते हैं कि आप तेंदुआ देख सकते हैं। अब तो इस जंगल में टाइगर की भी उपस्थिति जो है वन विभाग कह चुका है। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस जंगल में 70 सालों में ना कभी आग लगाई गई और ना यहाँ कभी आग लगी, जिसका नतीजा यह है कि नीचे की जो खेत हैं उनमें पानी की भी कभी कमी नहीं रही। पूरे भीमताल में जहाँ एक और पानी की कमी हो जाती है, यही नीचे की तरफ में जो भरतपुर नीचे है, जॉन्स स्टेट है, उनके खेतों में हमेशा पानी रहता है। अभी हमने जॉन्स स्टेट का जंगल देखा, जिसमें निजी भूमि पर एक 5 एकड़ ज़मीन पर स्वयं उगा जंगल है। 70 साल से उसमें ना तो आग लगाई गई है, ना उसमें कभी आग लगी और ना ही कभी जो है उसको हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो आज स्थिति यह है कि उसमें जल स्रोत उसके नीचे जो हैं वह पूरी रूप से चार्ज हैं। भीमताल में कभी भी जल संकट हो, लेकिन उस क्षेत्र में जल संकट नहीं रहता है। जो उसके परिवार है, स्मेटाचेक परिवार, उन लोगों से अगर पूछा जाए तो वो बताते हैं कि इस जंगल को रखने का मुख्य उद्देश्य उनका लकड़ी प्राप्त करने से नहीं था, वो
एक उनकी एक विचारधारा है जंगलों को बचाने की, उसके तहत उन्होंने उसको रखा हुआ है। आज स्थिति जंगल की यह है कि आप दोपहर में भी तेंदुआ या टाइगर वहाँ देख सकते हैं। अगर इस प्रकार के जंगल पूरे उत्तराखंड में हों तो पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा। जो खेती को लेकर, पानी की कमी को लेकर जो लोग खेती करना छोड़ रहे हैं वह भी उससे दूर दिखेंगे, खेती करेंगे। और जो पलायन अभी कोरोना को लेकर जो बड़े क्षेत्र में जिस ढंग से अभी पता चला है कि बड़े पैमाने पर लोग दूसरे शहरों से दोबारा अपने गाँव को आ रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर क्षेत्र से पलायन रहा होगा। अब भी समय है, यदि हम इसकी ओर प्रयास करें, अधिक से अधिक वन लगाएं, पानी की समस्या गांव में ना हो, तो उत्तराखंड क्या देश में भी खाद्यान्न की कमी नहीं रहेगी, बेरोजगार युवक पलायन नहीं करेंगे और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।